हे गाइस, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते मुझे याद आया कि जो इस वीडियो में मुझे बोलना था वो स्क्रिप्ट में लिखना ही भूल गया हूँ। इसका मतलब है कि अब मुझे करना पड़ेगा। इस वीडियो का शीर्षक है मई में मैंने कौन सी पिक्चरें देखी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने इस महीने देखी वो है लास्ट ऑफ अस सीजन 2। आई नो ये कोई मूवी नहीं है, बट अभी तो बताया मैंने तुम्हें कि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी इस वीडियो की। वैसे तो HBO के वाले इंट्रो के बाद मैं कभी चीजों पे शक करता नहीं हूँ कि ये कैसे होने वाली है, लेकिन इस बार वो स्ट्रीक टूट गई। किसी भी शो में अगर तुम्हें प्लॉट आर्मर दिखने लग जाए ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि शो बर्बादी के रास्ते पे चलने लग गया है। लिटरली भाई सीजन 1 में इतने ज्यादा स्टेक्स हाई लगते थे, ऐसा लगता था कितना रियलिस्टिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ही बेकार। मतलब लिटरली सीजन 1 में मुझे थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लगता था ये, लेकिन अब तो बिल्कुल गेम जैसा हो गया है। पूरे सीजन 2 में कहीं ना कहीं से लास्ट मिनट सेव आए हैं, जैसे लास्ट मिनट सेव भाई जेसन वेव्स भाई, पता नहीं इतने बड़े वेव्स आए लेकिन फिर भी वो मरी नहीं एली। उसके बाद लास्ट में तो वो वाइकिंग्स वाले उसको छोड़ जाते हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊं, मैंने लास्ट ऑफ अस कभी खेली नहीं है और ना ही मैंने इसका कोई गेम प्ले देखा है, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड इसको सीरीज में एक्सपीरियंस करना चाहता था। बट प्लॉट इतना ज्यादा सेंसलेस है सीजन 2 का। एक बंदे का बदला लेने के लिए 2 टीनेजर लड़कियां निकली है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे आधे लोग इन्फेक्टेड घूम रहे हैं, आधे वो वाइकिंग्स वाले घूम रहे हैं और आधे वो वुल्फ वाले घूम रहे हैं, पूरी एक बटालियन लेके। कैसे सेंस बना रही है कि ये 2 टीनेजर लड़की जाके उनके लीडर को या जो भी उनके जो मेंबर है उसको मार के आ जाएगी। हो ही नहीं सकता। मतलब गेम में चल जाता होगा ये सब करना, लेकिन एक सीरीज में सेंस नहीं बना रहा और इसीलिए बहुत इलॉजिकल लग रहा है शो अब। वेल ऐसा नहीं है कि मेन कैरेक्टर के बिना शो नहीं चल सकता, क्योंकि HBO ने खुद पास्ट में ऐसे शो बना रखे हैं जो मेन कैरेक्टर को मार देते हैं, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6, 7-7 सीजन तक चलते हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन भाई, नेड स्टार्क पहले सीजन में मर जाता है लेकिन फिर भी शो आगे चलता रहता है। इवन पेड्रो पास्कल जो गेम ऑफ थ्रोन में होता है, उसके मरने के बाद भी शो बहुत आगे तक चलता है। तो कोई नई बात तो है नहीं HBO के लिए कि बिना मेन कैरेक्टर के शो चलाना। मुझे लगता है इन्होंने सीजन 3 निकालने के चक्कर में पूरा शो ही खराब कर दिया, क्योंकि अगर एक 13 एपिसोड का सीजन निकाल के पूरा शो खत्म कर देते हैं तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया शो कुछ और होता नहीं HBO का। लेकिन इन्होंने हाइप, पैसा, लालच के चक्कर में भाई ये जो पता नहीं क्या मेस्ड अप भाई, messed up shit. The only thing I loved about season 2 is the second last episode, जहाँ पे एली जब सेम सिचुएशन में आती है तो मोरली उसने वही डिसीजन लिया जो बाकी सारे लोगों ने लिया था। एक्चुअली लेना पड़ा, उन लोगों को लेना पड़ा उस सिचुएशन में। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गेम खेलते हैं, जिन्होंने लास्ट ऑफ अस खेल रखी है, एंड दे ऑल से कि बेला रैमसे इज नॉट द राइट कास्टिंग फॉर एली, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पे एक ऐसी कॉस्प्लेयर देख रखी है जो बिल्कुल एली की तरह दिखती है, उसी की तरह एक्ट करती है। तो उनका मानना है कि शायद उसको कास्ट करना चाहिए था। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, और जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उसको कास्ट करना चाहिए था, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई एक एक्टर और एक कॉस्प्लेयर में बहुत फर्क होता है। एक एक्टर 15 डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर सकता है और उसके नुआंसेस को समझ सकता है कि इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, लेकिन एक कॉस्प्लेयर एक लीनियरली कि भाई अगर अटैक करना है, ब्लेड्स निकालने, एक्शन करना है या उसकी तरह डायलॉग्स बोलने, वो इसको कॉपी पेस्ट कर रहा है, अपने आप से कुछ नया लेकर नहीं आ रहा। समझ रहे हो तुम? उस कैरेक्टर को कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसको रेप्लिकेट कर रहा है बस। लेकिन एक एक्टर ही उसके नुआंसेस, उसके इमोशंस और उसकी जर्नी या वो क्या फील कर रहा है, उसके उस तरह का बनना, उस तरह की मेंटालिटी में ढलना, ये सिर्फ एक एक्टर कर सकता है। तो समझ रहे हो, एक एक्टर का काम अलग होता है और मेरे हिसाब से बेला रैमसे इज द राइट कास्टिंग। अगर तुम बात को समझ गए तो गुड भाई, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास कोई और वैलिड पॉइंट है तो प्लीज कमेंट में बता देना मुझे। नेक्स्ट मूवी इज जॉन वूस हार्ड बॉइल्ड। ये मूवी मैंने क्यों देखी, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन क्योंकि इसमें टोनी लिंक था, और दूसरा रीजन है क्योंकि मुझे किसी परिंदे ने बताया कि ये हांगकांग की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज में से एक है। तो मैंने कहा लेट्स चेक दिस आउट। और सच बताऊं, इस मूवी में बस पूरे मूवी में बस यही होता है, और थोड़े बहुत कैमरा एंगल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। एंड बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में, और कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। जिसको हांगकांग एक्शन 80s वाला अच्छा लगता है, प्लीज चेक दिस आउट भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग दैट आई वॉच्ड इन मे इज एंडोर सीजन 2। सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों ही बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस कंसिस्टेंसी को देख के, क्योंकि मैंडलोरियन ने जो हगा है ना सीजन 3 में जाके, ओ माय गॉड, और बोबा फेट और ये सारी बाकी सीरीज तो हटा ही दो। एंड एंडोर ने एक स्टेटमेंट लिख दिया है स्टार वॉर्स यूनिवर्स में कि अब शायद चीजों को सीरियस लेने का वक्त आ गया है। बहुत हो गया भाई ये लाइट सेबर, जेडाई, फोर्स, स्काईवॉकर की पुश्ते, स्काईवॉकर के आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, बहुत देख लिया ये। अब हमें कोई सीरियस स्टोरी लेकर आओ भाई, जिसमें हमें लगे कि हाँ एम्पायर कुछ था, वो प्रेस करते थे लोगों को, या कुछ भी ऐसा सीन जिसमें जो हमें रियलिस्टिक लगे। यही स्टेटमेंट एंडोर ने दिया है कि इन सब के इसी यूनिवर्स में हम एक ऐसी चीज बना के दिखाएंगे जो सीरियस हो, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा
हो जिसमें स्टेक्स बहुत हाई हो और कहीं भी सिर्फ जेडाई फोर्स ये सारी चीजें आए ना, समझ रहे हो ना तुम, की मतलब बनाई जा सकती है सीरियस चीजें। एंडोर ने लिख दिया नाम में। डिएगो लूना का जो कैरेक्टर है कैसिनो एंडोर, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान है या फिर वो बहुत ग्रेटेस्ट स्पाई, नंबर 1 स्पाई, KGB का स्पाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक नॉर्मल बंदा ही है जो कभी भी पकड़ा जा सकता है, कुछ मिस्टेक्स भी कर सकता है और उसके जो टीम मेंबर्स है वो भी मारे जा सकते हैं। मतलब नॉर्मल है, मतलब ग्राउंड टू अर्थ चीज है, इसीलिए वो ज्यादा रिलेटेबल और बहुत रियलिस्टिक लगता है। और हो गया भाई, ये मेरे को लगता है ये जो एरा था ना, पिछला जो डेकेड था ये ओवर द टॉप सुपर हीरो शिट का, वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें चाहिए मैट रीव्स के बैटमैन जैसा रियलिस्टिक शिट, पेंगुइन जैसा रियलिस्टिक शिट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, हमें ग्रे शिट चाहिए। ये स्टेटमेंट एंडोर ने मतलब लिख दिया है स्टार वॉर्स के हिस्ट्री बुक में। एक वो जो होता है ना नॉस्टैल्जिया कि हाँ मैंने 10 साल पहले रोग वन देखा था और वहीं पे जाके कनेक्ट हो रहा है। मतलब एक थोड़ा इमोशनल मोमेंट था कि हाँ भाई अब ये बंदा अपने मौत को न्योता दे रहा है, अब ये जा रहा है मरने। कितने सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है और सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस था वो तो उसका था, क्या नाम था उसका, अरे क्या नाम है भाई का, क्या नाम होता है भाई जो पूरा रूट बनाता है और सबको मतलब कैसियन एंडोर को हायर करता है, जो इसको मतलब स्पाई बनाता है, अलग अलग मिशन पे भेजता है और जो कोरोसान पे जो एक म्यूजियम या फिर जो भी पॉन शॉप ओन करता है, पॉन शॉप या फिर जो एक्सक्विजिट चीजें बनाता है, समझ गए ना तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसका जो सेक्रीफाइस था इस पूरे रेबल को बनाने में, या फिर और भी जितने सारे लोग जैसे मॉन मौत हो गई और भी कितने सारे लोग थे जिनकी वजह से रेबल खड़ा हो पाया और हमने रेबल को देखा और फिर उन्होंने ओरिजिनल ट्रिलॉजी में कैसे उनको हराया। ब्यूटीफुल भाई। एंडोर ने करके दिखाया जो सिनेमा के बेसिक जो स्टोरी के जो बेसिक्स होते हैं उसको नेल किया और क्या बढ़िया शो दिया यार हमें, ऑडियंस को मजा आ गया। Moving on to the fourth thing that I watched in May is La Jetty. Yes, La Jetty. और तुम्हें हैरानी होगी मेरे को La Jetty के बारे में डिएगो लूना से पता लगा। I'm not kidding भाई, I'm not kidding. डिएगो लूना आया था क्राइटेरियन क्लोजेट में और वहाँ पे उसने सबसे पहले La Jetty चुना और मेरे को अंदर से ना इंट्यूशन आई कि शायद ये कुछ तो तकड़ा लग रहा है यार La Jetty, बट चेक कर लेता हूँ, चेक मार लेता हूँ। तो मूवी पे फ्री में अवेलेबल था तो मैंने कहा व्हाई नॉट। और भाई मतलब है तो ये मूवी में काउंट नहीं कर सकते, है तो ये शॉर्ट फिल्म, बट मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। इतनी एक्सक्विजिट और इतनी ब्यूटीफुल जिसमें कोई मूविंग पिक्चर्स नहीं है। पूरे मूवी में सिर्फ एक मूविंग शॉट है और उसके अलावा सब एकदम स्टिल इमेजेस है और वो इतने ब्यूटीफुल हो सकते हैं वॉइस ओवर के साथ, मैं सोच भी नहीं सकता था। वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट फिल्म, या फिर मैं तो इसको फिल्म में भी गिन लूँ तो भी कोई गलत बात नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, ब्लैक एंड व्हाइट। कभी तुमने सोचा नहीं होगा कि एक वॉइस ओवर और एक स्टिल इमेजेस के साथ तुम कुछ फ्यूचरिस्टिक शिट बना सकते हो, सोच भी नहीं सकता कोई। मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि यार नहीं यार मेरे को बिग बजट चाहिए, मेरे को VFX चाहिए, मेरे को भाई पता नहीं आफ्टर इफेक्ट्स में जाके मैं 15 वो डालूंगा, ये डालूंगा, पोर्टल खोल दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने सिंपलिस्टिक तरीके से सिर्फ स्टिल शॉट्स को दिखा के पास्ट में ले जाके फ्यूचर दिखा के और फिर फ्यूचर में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। La Jetty इज अमेजिंग भाई, ब्यूटीफुल। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो तुम बहुत अपने पास रखते हो, हार्ट गए उनमें से एक है La Jetty और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 10 out of 10 मेरे लिए तो 10 out of 10 है La Jetty। प्लीज़ डू वॉच La Jetty। और बाय द वे मैं तुम्हें बता दूँ दिस मूवी इज़ द इंस्पिरेशन फॉर 12 Monkey तुमने देखी होगी ब्रैड पिट की, और उस मूवी का इंस्पिरेशन यही शॉर्ट फिल्म है La Jetty। और मेरे को लगता है 12 Monkey से भी ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक जो होता है ना कि आफ्टर टेस्ट जिसे कहते हैं, मतलब खाने में होता है, लेकिन आफ्टर टेस्ट इस मूवी का बहुत तगड़ा था। मैं सोचता रहा घंटों तक मेरे को ऐसा लगा क्या पीस ऑफ आर्ट है भाई ये। तो La Jetty it is। Fifth thing that I watched in May is surprisingly a Hindi movie called Delhi Belly। मैंने क्यों देखी, इसका कोई ऐसा फैसिनेटिंग रीज़न नहीं है, बस मैंने एक एडिट देखा था जिसमें नुक्कड़ वाले डिस्को उधार वाले किसको ये वाला गाना था। मुझे गाना थोड़ा हम करने में मज़ा आ रहा था, फिर मैंने सोचा ये गाना पूरा प्ले करते हैं कि है कौन सा गाना। तो मुझे पता लगा कि Delhi Belly का गाना था एंड आई एम लाइक भाई मैं तो 9XM पे आई हेट यू लाइक आई लव यू और ये भाग डी के बोझ ये सुनता था। ये कौन सा गाना है जो भाई 9XM पे आया ही नहीं कभी। मुझे लगा आई हैव टू वॉच दिस मूवी भाई, आई हैव टू वॉच दिस मूवी सिर्फ इस गाने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि आज जितनी भी ये आज़ादी है सोशल मीडिया वगैरह जिसमें हम खुल के एक्सप्रेस करते हैं, जो हम नॉर्मली बोलते हैं नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में गाली गलौज फ्रेंडली जैसे बोलते हैं, जो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करने में जो सबसे पहली तो नहीं कहूँगा लेकिन जो वन ऑफ द बेस में जो ब्रिक लगाई गई थी वो Delhi Belly मैं बोल सकता हूँ। Delhi Belly ही है, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए
इसलिए इसकी एक कल्ट फॉलोइंग है, क्योंकि इसमें जो जिस तरह से डायलॉग्स है वो बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में जो यूज करते बंदे कॉलेजेस में, ऑफिस में, रोड पे, हर जगह पे वो वाली लैंग्वेज है, गाली गलौज और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज होती है वो है। तो इसलिए मूवी एकदम अलग थी और यंगस्टर्स को बहुत पसंद आई उस टाइम पे और अभी भी पसंद आ रही है, इसलिए इसकी कल्ट फॉलोइंग है कि हाँ भाई दिस इज द मूवी दैट स्टार्टेड द शिट। और मुझे अच्छा लगा, ये देख के अच्छा लगा कि हाँ मतलब ये रेबेलियस मूवी थी, क्योंकि गाली गलौज थी तो ऑब्वियसली बैकलैश आना ही था उस टाइम पे, जहाँ पे बॉलीवुड तो पता नहीं क्या ही फैंटेसी बेचता था, रियलिज्म तो कोई लेना देना ही नहीं था, बिल्कुल अलग ही फैमिलीज और पता नहीं क्या था भाई, मेरे को पसंद ही नहीं थी वो चीज़। ओवरऑल प्लॉट तो कुछ इतना खास नहीं है, प्लॉट तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन हाँ ये है कि पूरे 1.5-2 घंटे जितने की भी मूवी है उतने में तुम कभी भी ऐसा बोर नहीं होने वाले। पूरे टाइम मूवी एकदम मूविंग स्टेज में होगी, मतलब चलती रहेगी और एंटरटेन तुम होते रहोगे। कभी भी तुम्हें 1 मिनट के लिए ऐसे कि हाँ भाई अब थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, मूवी स्लो हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी चलती रहती है, गेम चलता रहता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और एंटरटेनमेंट है भाई, तुम कितनी बार भी देख लो तुम एंटरटेन हो गए, ये मेरे को लगता है। 2 चीजें और है जो इस मूवी में मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला जो बहुत सिंपल है मैं बता देता हूँ, एक कि इसमें कोई ऐसा प्रोटैगनिस्ट पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रखा। ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट कहूंगा, मतलब पूरा नहीं बोलूंगा, इमरान खान पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स पे इक्वल ही फोकस है, मतलब इक्वली एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ इसकी क्या प्रॉब्लम है। एक बंदा कॉर्पोरेट मजदूर है, वो आर्ट वर्क बनाता है, जो कि अपना वीरदास है। मुझे बहुत हैरानी हुई वीरदास को इस मूवी में देख के। आई एम लाइक कि भाई वीरदास एक्टिंग करता था, मुझे पता ही नहीं था भाई इस मूवी से पहले, मतलब विच इज सरप्राइजिंग भाई, मेरे लिए सरप्राइजिंग था। और दूसरा जो उसका भाई है, क्या नाम है उसका जो उस मूवी में है आशिकी 2 में, जो वो बंदा है रॉय कपूर, कुणाल रॉय कपूर या कुछ, तो कुणाल रॉय कपूर नाम है शायद इस बंदे का। ये भी बहुत फनी बंदा, और तुम्हें याद नहीं होगा शायद ये टीवीएफ के एक एपिसोड में आया था। टीवीएफ के जो एक वो नहीं था स्पूफ था, रोडीज का जो स्पूफ था, उसमें एक एपिसोड में आता है जिसमें ये प्रमोट करने आता है डेली बेली। वो बहुत उस टाइम मैंने देखा था और अभी तक मुझे याद है, ये बहुत फनी एपिसोड है, वो भी तुम देखना, चेकआउट करना। बट हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे कैरेक्टर पे इक्वल फोकस है और सबकी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है ना बहुत इक्वली है। ऐसा किसी को हीरो या किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं देगा। जितने कैरेक्टर हैं उन सबके बारे में सब इक्वली हमें पता लगता है कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, किस फेज से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि भाई मूवी में गानों का ना होना, मिनिमल, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड जब भाग रहे होते हैं तो थोड़े बहुत गाने आ जाते हैं, थोड़े बहुत हम वगैरह सुनाई दे जाते हैं, लेकिन पूरे मूवी में कहीं गाना नहीं है। गाना जितना भी है वो सिर्फ प्रमोशनल मटेरियल है, वो सिर्फ 9XM और इन सब पे रिलीज हुआ है ताकि तुम जाके मूवी देख सको। ठीक है, इंडियन मूवीज को बोला जाता है म्यूजिकल फिल्म्स होती है, लेकिन भाई मेरे को लगता है उसी की वजह से ना फिल्म एक तो एक्स्ट्रा टाइम चली जाती है और बहुत नॉनसेंस भर देती हैं कि भाई लड़की ने उसको देख लिया अब गाना शुरू हो जाएगा। भाई ये क्या बकवास है, इससे पूरा प्लॉट खराब हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कोई अगर बनानी है तो प्रॉपर भाई म्यूजिकल मूवी बनाओ जिसमें जो म्यूजिक पार्ट है वो इंटीग्रेट कर रहा हूँ मूवी को, ना कि ऐसा कि भाई हाँ अब इसने इसको देखा अब गाना आएगा और ये कहीं थाईलैंड में चल रहे हैं, शूट हो रहा है, ये सब नहीं, ये चीज़ नहीं है डेली बेली में, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जितने जो गाने भी है वो भी भाई मैं बोलूँगा दे आर मॉकिंग द जॉनरा वाइल परफेक्टिंग इट। हर एक जॉनरा का गाना उसमें, चाहे रॉक हो, पंक हो, क्या कहते हैं कवाली वाली जो भी होता है उस तरह का हो, क्लासिकल हो, ब्लूज हो, जो वो है सेगल ब्लूज, तो हर एक जॉनरा को दे आर मॉकिंग। गाने में जितने भी लिरिक्स हैं वो कोई ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग या फिर ऐसे राइम करता हुआ पोएटिक नहीं है, बहुत ही लेमैन और एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस, समझ गए ना तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसे लिरिक्स हैं, लेकिन फिर भी वो इतना बढ़िया बैठ रहा है, इतना बढ़िया म्यूजिक के साथ जा रहा है। दे आर मॉकिंग द जॉनरा वाइल परफेक्टिंग इट। इतनी तारीफ मुझे तो याद है कि मैंने किसी 2010 की मूवी के लिए करी हो, खासकर वो जो भी हिंदी में बनी हो। आई मीन इट्स ऑल राइट भाई, इसका कल्ट फैन बेस मैं समझ सकता हूँ कि क्यों है इसका कल्ट फैन बेस। मूविंग ऑन टू द 6th थिंग दैट आई वॉच्ड इन मे इज टेल्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। टेल्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड ही है ना, अभी फिलहाल जो एनिमेटेड जो कैरी कर रहा है उस एनिमेशन को, क्लोन वॉर्स वाले एनिमेशन को, भाई ये लोग जाने नहीं दे रहे, ये लोग उस एनिमेशन को छोड़ ही नहीं रहे और छोड़ भी नहीं सकते भाई, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उसको परफेक्ट कर दिया था, इतना ज़्यादा वो बढ़िया एनिमेशन है ना कि उसको मतलब लगे हुए हैं कि उसको मिल कर ले किसी भी तरह। हाँ, टेल्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड इज ऑल अबाउट असाज वेंट्रेस एंड कैड बेन, जो कि जिसने क्लोन वॉर्स देखा उसको पता है कि ये कितने बढ़िया कैरेक्टर्स हैं और इनकी भी एक कल्ट फॉलोइंग है। असाज वेंट्रेस की तो शी इज कंसिडर्ड सर्टिफाइड बैडी इन रेडिट कम्युनिटी। कैड बेन को तो तुम भाई मतलब नाम ही काफी है कैड बेन का, अंडरवर्ल्ड में इतना बड़ा डॉन है, गुंडा है वगैरह वगैरह, मतलब ओल्ड स्कूल माफिया। कैट बेन की तो ओरिजिन स्टोरी है और असाज वेंट्रेस की स्टोरी क्लोन वॉर्स के बाद है।
कि वो किससे मिल रही है और क्या कर रही है वगैरह वगैरह, तुम वो देखोगे तो पता लगेगा, लेकिन मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। बट मतलब ये जो 3 एपिसोड है असाज वेंट्रेस और ये कैट बेन का, मुझे और जानना है असाज वेंट्रेस के बारे में, क्योंकि भाई वो स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और है तो वही दोबारा वही मैंडलोरियन और वो बेबी योडा और क्या कहते हैं ये एली और जोल वाली स्टोरी कि भाई इस बच्चे को लेके अब क्या करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह। लेकिन असाज वेंट्रेस भाई, शीस असाज वेंट्रेस भाई, असाज वेंट्रेस, समझ रहे हो ना तुम, मतलब वो तुम्हारी आर्च एनिमी थी क्लोन वॉर के पीक पे, उसको मारना बहुत जरूरी था, उसको और जनरल ग्रीवस और तुम्हारा जिसका वो हाथ कट जाता है उसका नाम क्या था पता नहीं, मैं भूल गया नाम, आई एम नॉट गुड विद नेम्स, ठीक है। इन लोगों को मारना बहुत जरूरी था, तभी तुम क्लोन वॉर जीत सकते थे। तो असाज वेंट्रेस वाज वन ऑफ द मेन फाइनल बॉस तो नहीं थे लेकिन मेन एनिमी, और वो नेकी कर रही है। कैसे हो सकता है ये, मतलब तुम किसी बैडी को सुधरते हुए देख रहे हो, समझ रहे हो। बढ़िया शॉट से शुरू होता है पूरा एपिसोड ही, तो बहुत अच्छा लगा मुझे एक टेल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। और ये May the 4th को रिलीज हुआ था, तो हर साल इनको May the 4th पे कुछ ना कुछ डालना ही होता है, चाहे इनके पास कंटेंट हो या ना हो। और इस साल इन्होंने टेल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड डाला, बट सारी हाइप वो एंड और सीजन 2 खा गया, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया टेल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पर, लेकिन मैंने ध्यान दिया, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं हूँ ध्यान दे रहा हूँ, सारी चीज़ों पर निगरानी रख रहा हूँ। इट्स अ गुड मिनी सीरीज। अबे और ये कौन चला रहा है, ये ड्रिल क्यों चलाए जा रहे हैं ड्रिल, मेरे वीडियो का पूरा भांग बकेट कर दिया इन लोगों ने। मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग दैट आई वॉच्ड इन मे इज बड़ी मछली। आई एम नॉट किडिंग, बिग फिश, इवान मैकग्रेगर है उसमें। और मुझे ये मूवी इसलिए देखनी थी क्योंकि इसमें एक शॉट आता है जिसमें इवान मैकग्रेगर बगिया के बीच में फूलों में खड़ा होता है और कहीं देख रहा होता है सूट पहन के। ये शॉट जो एडिट्स नहीं बनते, बहुत सारे सिनेमा के जो शॉट्स होते हैं उनके एडिट्स बनते हैं, उसमें हमेशा आता है। और मैं सोचता था यार ये कौन सी मूवी है, मुझे तो ये देखनी है एक बार। एंड मैं बोलूंगा जो वो मूवीज नहीं होती जो तुम्हें लाइफ में सही टाइम पे चाहिए होती है, कि ये मूवी मैंने बिल्कुल सही टाइम पे देखी यार। इस मूवी ने मेरी लाइफ को ना एक नई ट्रेजेक्टरी दी और मैं वापस काम पे लौट आया। दिस वॉज दैट मूवी भाई। मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि यार मेरे को कैसे वीडियो बनानी है, क्या वीडियो बनानी है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, और मैं क्यों बनाई क्यों रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ ये। लेकिन बिग फिश वॉज द आंसर फॉर एवरीथिंग। पहले स्टार्टिंग में ऐसा इरिटेटिंग सा फील होता है जब उसके बाप को देख के कि भाई ये क्यों कहानियां सुना रहा है, बता देना ढंग से, क्या दिक्कत है, क्या है मूवी। अगर मैं तुम मेरे से पूछो कि भाई इस मूवी के बारे में बताइए, अगर मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, हाँ भाई एक्टिंग बहुत अच्छी थी, थोड़ा एक्शन और हो सकता था, और प्लॉट और ठीक था, और यही था, मतलब मूवी अच्छी थी, मैं इसको 5 out of 10 दूंगा। अगर मैं ये बोल के एक पूरा रिव्यू खत्म कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। मतलब इसमें मसाला मिसिंग है, इसमें एंटरटेनमेंट मिसिंग है इस पूरे रिव्यू में। और यही है बिग फिश, यही बताना चाहती है बिग फिश कि भाई स्टोरीज तुम्हारी लाइफ में कितनी जरूरी है, स्टोरीज बताना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना जरूरी है मुझे आके इंटरेक्ट करना है यहाँ पे, अपनी स्टोरीज, अपना एक्सपीरियंस बताना अपने तरीके से, ना कि एक मंडेन फॉर्मल तरीके से। हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज द day 3 of out of 365 days I am making this video for only cinephiles, and today I am reviewing a movie called Big Fish. मैं बस ये कह रहा हूँ, the whole point of Big Fish is tell your story भाई। और कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाने की, भाई चादर खरीद के लाओ भाई, नहीं, सिंपल सी बात है। बिग फिश यही बताना चाह रही है, पैर बाहर निकल रहे हैं ना भाई, चादर दूसरी खरीद लो या फिर बेड दूसरा खरीदो, क्योंकि अगर वो बेड तुम्हारे लिए नहीं है तो क्यों लेट रहे हो भाई उस पे, मेहनत करो और निकलो भाई उस एनवायरनमेंट से, और नया बेड खरीदो, बड़ा बेड खरीदो, किंग साइज खरीदो, क्वीन साइज खरीदो, अगर तुम्हारे छोटे बेड पर पैर नहीं आ रहे तो। ये है बिग फिश का प्रेमिस, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, और आई गेस तुम्हें भी मूवी अच्छी लग सकती है जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम बहुत लो फील कर रहे हो, या फिर काफी तुम पक चुके हो बहुत सिनेफाइल शिट देख के, सैंटन टैंगो, सेटन टैंगो, ये सब 7-8 घंटे की मूवी, और ये 7 डेडली सिंस, और ये सब देख के तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भाई अब मेरे को थोड़ा लाइट हार्टेड शिट कुछ देखना है, कुछ नॉर्मल चीज़ देखनी है, मतलब थोड़ा टोन डाउन करना है अपने सिनेफाइल लेवल को। बिग फिश इज द मूवी। फ्री स्टाइल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई लगाम तो लगती नहीं है तुम्हारे जुबान पे। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। इतनी ही चीज़ें मैंने मे में देखी, एंड आई नो बहुत ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं है ये और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो को तुम्हें बता नहीं सकता, मैं इस वीडियो को एटलीस्ट पिछले साल सितंबर से बनाना चाहता था कि वॉट आई वॉच्ड इन दिस मंथ या फिर इन द प्रीवियस मंथ। इसको मैं प्रीवियस ईयर से बनाना चाहता था भाई, लेकिन पता है मैं क्यों नहीं बना पा रहा था, क्योंकि आई वॉज वरीड कि शायद ये जो सेटिंग है, ये जो
कैमरा है या जो बैकग्राउंड है या जो मेरे पास जो माइक है या फिर जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जहाँ मैं बैठा हूँ वो चीज़ ठीक नहीं है, ये लाइटिंग ठीक नहीं है, ये स्क्रिप्ट ठीक नहीं है और मैंने चीज़ें ढंग की देखी नहीं है, मैंने बहुत कम चीज़ें देखी है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं बस इसी में फंसा हुआ था। बट बिग फिश, करो भाई करो, जो हुआ देखा जाएगा। सिंपल शिट भाई, सिंपल शिट।